हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे अनुराग लॉ क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियोस शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा फंक्शन आता है वो आता है कि एचआरएम के फंक्शंस क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो पहला जो होता है ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होता है। इसमें हमें बताया जाता है कि जो भी प्रोसेसेस होती हैं जो कि इन्वॉल्व करती हैं एक ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एक इंसान को अट्रैक्ट करती हैं, सेलेक्ट करती हैं और हायर करती हैं ये, ताकि सूटेबल कैंडिडेट्स को जो है सेलेक्ट किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन रोल्स के लिए। सेकंड फंक्शन आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं जो कि एम्ड होते हैं, जो कि स्किल को एनहेंस करेंगे, नॉलेज को एनहेंस करेंगे और एबिलिटीज़ को एनहेंस करेंगे। किसकी? जो कि एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी, क्योंकि इसमें इम्प्रूव करनी होती है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है और ये करियर प्रोग्रेशन में भी हेल्प करता है, करियर को आगे बढ़ाने में भी हेल्प करता है। थर्ड जो फंक्शन आता है वो आता है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। तो एचआरएम जो है कंपनसेशन और बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि इसमें डिज़ाइन करा जाता है और एडमिनिस्टर किया जाता है कि फेयर और कंपेटिटिव कंपनसेशन क्या होगा। और एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए भी बहुत सारी पॉलिसीज़ इसमें बनाई जाती हैं, जैसे कि एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्सेट्रा। फोर्थ फंक्शन आता है कि एम्प्लॉय रिलेशंस। तो इसमें मैनेज किए जाते हैं एम्प्लॉय के रिलेशनशिप्स, जो कि एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बिटवीन जो भी रिलेशनशिप होते हैं या फिर जो भी ग्रीवियंस होते हैं उनके, उनको हैंडल करता है। और ये फॉस्टर करता है कि पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट लाया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लास्ट हमारा फंक्शन आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में जो है ऑर्गेनाइजेशन पहले गोल्स को एस्टेब्लिश करता है, फिर परफॉर्मेंस को असेस करता है, परफॉर्मेंस देखता है और लास्ट प्रोवाइड करता है कि फीडबैक क्या होना चाहिए उस परफॉर्मेंस को असेस करने के बाद। अब जब फीडबैक मिल जाता है तो उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है रिवॉर्ड करता है या फिर करेक्ट करता है जो भी परफॉर्मेंस में उनको नेसेसरी चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे अगर किसी का परफॉर्मेंस कम है तो वो उसको और ज़्यादा कहेंगे कि आप जो है परफॉर्मेंस अपनी एनहेंस करिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है ये फोकस करता है कि पीपल को मैनेज करने में, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। और ये इंक्लूड करता है कुछ एक्टिविटीज़, जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गई, ट्रेनिंग हो गई, कंपनसेशन हो गया, या फिर एम्प्लॉयज़ के बीच के रिलेशंस जो हो गए उनको भी ये इंक्लूड करता है। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो होता है ये कंसंट्रेट करता है कि ह्यूमन की नॉलेज में कितना डेवलप लाया जा सके, या फिर उसकी स्किल्स डेवलप किए जा सकें, या एबिलिटीज़ जो है एम्प्लॉयज़ की डेवलप किए जा सकें, ताकि परफॉर्मेंस में इम्प्रूव हो सके और एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर किया जा सके फ्यूचर रोल्स के लिए। अब इनके बीच का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो पहला है कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ अलाइन होता है, और जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ अलाइन होता है और डेवलपमेंट के साथ। नेक्स्ट है स्कोप एंड फोकस। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल रोल्स पे ज़्यादा फोकस करता है। वहीं पे ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है ये एक स्ट्रेटेजिक और डेवलपमेंटल रोल के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। लास्ट है इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एचआरएम जो है ये इम्पैक्ट करता है इमीडिएट ऑपरेशंस को। एचआरएम जो है इमीडिएट ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करता है, और वहीं पे एचआरडी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज़ को। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि स्ट्रेटेजिक एचआरएम। स्ट्रेटेजिक एचआरएम क्या होता है, इसका मीनिंग, रोल्स और स्ट्रेटेजी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन और पर्पस पढ़ते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये इंटीग्रेट करता है उन प्रैक्टिसेस को जो कि स्ट्रेटेजिक होती हैं, गोल्स
को एनहेंस करने में, ऑर्गेनाइजेशन की और ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को भी एनहेंस करने में जो हेल्प करते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्पेटिटिवनेस होती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, उसको भी ये बढ़ावा देते हैं ताकि अच्छे से जो है एम्प्लॉयज़ काम कर सकें। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो ये अलाइन करता है एचआर की स्ट्रेटजीज को ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ, ताकि सपोर्ट किया जा सके लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव्स को। नेक्स्ट आता है रोल इन फॉर्मुलेशन। तो इसमें कंट्रीब्यूट किए जाते हैं इनसाइट्स जो कि ह्यूमन कैपिटल के ऊपर बेस्ड होते हैं और कैपेबिलिटीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं, नीड्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, और इसमें कंस्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के दौरान। अब नेक्स्ट आता है रोल इन इम्प्लीमेंटेशन। तो रोल इन इम्प्लीमेंटेशन में हम पढ़ लेते हैं कि इसमें जो है एग्जीक्यूटिंग एचआर इनिशिएटिव्स, इसमें एचआर के इनिशिएटिव्स को एग्जीक्यूट किया जाता है जो कि सपोर्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को, जैसे कि टैलेंट डेवलपमेंट हो गया या फिर ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को। नेक्स्ट आता है लास्ट इसमें इवैल्यूएशन एंड अडेप्टेशन। तो इसमें एचआर की स्ट्रेटेजीज को मॉनिटर किया जाता है ताकि उनकी इफेक्टिवनेस को देख सकें और उन्हें एडजस्ट कर सकें बिजनेस की चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग। आगे पढ़ लेते हैं। आगे है हमारा बैरियर्स टू स्ट्रेटेजिक एचआरएम। तो इसमें बैरियर्स क्या क्या आ सकते हैं? तो पहला आ सकता है रेजिस्टेंस टू चेंज। तो बहुत से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या मैनेजर जो होते हैं वो हेजिटेट करते हैं अडॉप्ट करने के लिए न्यू एचआर की स्ट्रेटजीज या प्रैक्टिसेस को। तो ये एक बैरियर बन के सामने आता है एचआरएम के लिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। तो टॉप मैनेजमेंट का जब इनसफिशिएंट सपोर्ट होता है, सीनियर लीडर्स का जब इनसफिशिएंट सपोर्ट होता है, तो ये एचआर के इनिशिएटिव्स के लिए बहुत बड़ा बैरियर बन के आता है। नेक्स्ट है रिसोर्स कंस्ट्रेंट। तो इसमें लिमिटेड बजट हो, तो अगर लिमिटेड बजट है या फिर टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास ओल्ड टेक्नोलॉजी है या फिर स्किल्ड एचआर प्रोफेशनल्स नहीं है, तो ये आपके लिए बैरियर्स बन के आता है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट अलाइनमेंट। तो एचआर की स्ट्रेटजीज अगर क्लोजली इंटीग्रेटेड नहीं है ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ, अगर ये अलाइन या इंटीग्रेटेड नहीं है, तो ये एक बैरियर बन के आता है एचआरएम के लिए। नेक्स्ट है कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो कल्चर होते हैं या फिर जो स्ट्रक्चर होता है जो कि इफेक्ट करता है एचआरएम की इंटीग्रेशन को, तो ये भी बैरियर बन के आता है एचआरएम के लिए। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। तो इसमें हम एचआर की स्ट्रेटजीज को लिंक कर रहे हैं बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ। तो हम एचआर की स्ट्रेटजीज को जब लिंक करते हैं बिजनेस की स्ट्रेटजीज के साथ, तो हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन होता है, जो विजन होता है, और जो स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं, जब हम बिजनेस के साथ और एचआर की स्ट्रेटजीज को इनको हम लिंक कर देते हैं, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन होता है उसमें एनहेंसमेंट आती है, और जो विजन जो बिजनेस का होता है वो उसमें भी एनहेंसमेंट आती है, और जो स्ट्रेटेजिक गोल्स बनाए जाते हैं वो बहुत जल्दी पूरे कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग एचआर इम्प्लीकेशंस। तो एचआर की इम्प्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में। इसमें हम असेस करते हैं कि एचआर की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और प्रैक्टिसेस क्या है जो कि सपोर्ट कर सकती हैं या फिर हिंडर, या फिर वो एक एक या फिर वो सपोर्ट कर सकती हैं, या तो फिर वो एक पड़ाव बन के आ सकती हैं जो कि बिजनेस की स्ट्रेटजीज के लिए होता है, जो कि बिजनेस की स्ट्रेटजीज को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है डेवलपिंग एचआर स्ट्रेटजीज। तो इसमें क्राफ्ट करी जाती हैं एचआर की इनिशिएटिव्स जो कि अलाइंड होते हैं बिजनेस की नीड्स के अकॉर्डिंग, जो कि जैसे कि टैलेंट एक्विजिशन हो गया या फिर डेवलपमेंट हो गया। इसमें हम टैलेंट एक्विजिशन करते हैं, नए नए एम्प्लॉयज़ या नया नया टैलेंट लेके आते हैं कंपनी के लिए, ताकि जो हमारी एचआर की स्ट्रेटजीज हैं वो बिजनेस की नीड्स के साथ जो है अलाइन कर सकें और डेवलप कर सकें ये बिजनेस को। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग। तो इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है और मॉनिटर की जाती हैं स्ट्रेटजीज। इसमें जो एचआर की स्ट्रेटजीज होती हैं ये एक एक्शन में लाई जाती हैं और इनके द्वारा मेजर किया जाता है कि बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया और बिजनेस का फिर क्या आउटकम रहा। नेक्स्ट है कंटिन्यूस अलाइनमेंट। तो कंटिन्यूस अलाइनमेंट में होता है कि इसमें रेगुलरली रिव्यू करी जाती है और एडजस्ट करी जाती हैं एचआर की स्ट्रेटजीज जो कि मेंटेन करती हैं अलाइनमेंट को, और ये इवॉल्व होती हैं बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ।
अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे है हमारा एचआर मैनेजर्स के रोल क्या होते हैं, एचआर मैनेजर के रोल्स। तो इसमें पहला रोल होता है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अलाइनमेंट। तो एचआर मैनेजर जो होता है ये बहुत ही एक क्रूशल रोल प्ले करता है एचआर की स्ट्रेटेजीज को अलाइन करने में, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजीज को। इसमें ओवरऑल जो स्ट्रेटेजिक गोल और ऑब्जेक्टिव होते हैं इन्हें अलाइन किया जाता है एचआर के साथ। तो ये जब कोलैबोरेट करते हैं और जब सीनियर मैनेजमेंट भी कोलैबोरेट करता है तो इससे हम बिजनेस की नीड्स को जान सकते हैं कि बिजनेस की नीड्स क्या क्या हैं, और डेवलप कर सकते हैं एचआर के ह्यूमन रिसोर्स इनिशिएटिव्स जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा सेकंड पॉइंट, ये है टैलेंट एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट। तो एचआर मैनेजर्स जो होते हैं ये ओवरसी करते हैं रिक्रूटमेंट को और सिलेक्शन की प्रोसेस को, जिससे कि ये इंश्योर कर सकें ऑर्गेनाइजेशन कितने अट्रैक्ट कर सकती है या फिर रिटेन कर सकती है टॉप टैलेंट को। जब स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जाता है तो इसमें ये देखा जाता है कि जो कैंडिडेट्स हैं या फिर उनमें कैंडिडेट की सोर्सिंग की जाती है, कैंडिडेट्स को ढूंढा जाता है और उसमें इंटरव्यूज कराए जाते हैं कैंडिडेट के, और हायरिंग के डिसीजंस लिए जाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन कई कल्चर और गोल्स के साथ अलाइन होते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। इसमें हमारा थर्ड है कि एम्प्लॉय रिलेशंस एंड एंगेजमेंट। तो एचआर जो मैनेजर होता है, एचआर मैनेजर जो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ये फॉस्टर करता है कि पॉजिटिव एम्प्लॉय रिलेशंस बनाए जाएं और क्रिएट करे जाएं और इम्प्लीमेंट करी जाए पॉलिसी और प्रोसीजर्स को जो कि प्रमोट करें एक रेस्पेक्टफुल और इंक्लूसिव वर्क प्लेस को। इसमें आता है कि इसमें जो एम्प्लॉयज़ के जो ग्रीवियंसेस हैं उसको मैनेज किए जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स को मैनेज किया जाता है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाते हैं जिससे कि प्रमोट कर सकते हैं एम्प्लॉय के एंगेजमेंट को थ्रू कम्युनिकेशन, और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को। इसमें थर्ड रोल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो एचआर मैनेजर जो है ये डिज़ाइन करता है और इम्प्लीमेंट करता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम को, जिससे कि एम्प्लॉयज़ के स्किल को एनहेंस किया जा सके और उसकी नॉलेज और एबिलिटीज़ को भी एनहेंस किया जा सके। इसमें ट्रेनिंग की नीड्स को देखा जाता है, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वर्कशॉप और सेमिनार। इसमें जो उन्हें रिसोर्सेस चाहिए होते हैं कंटिन्यूस लर्निंग के लिए, इसमें जो उन्हें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं कंटिन्यूस लर्निंग के लिए वो देखे जाते हैं, जिससे कि करियर ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ावा मिलता है। लास्ट हमारा पॉइंट आता है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स मैनेजमेंट। तो एचआर मैनेजर जो होता है ये डेवलप करता है और एडमिनिस्टर करता है कि कंपेटिटिव कंपनसेशन और बेनिफिट्स प्रोग्राम क्या क्या होंगे जिससे कि अट्रैक्ट कर सकें या फिर रिटेन कर सकें हम एम्प्लॉयज़ को। इसमें सैलरी के ऊपर सर्वे किए जाते हैं, एनालाइज किया जाता है कंपनसेशन का ट्रेंड क्या चल रहा है, और इंश्योर किया जाता है कि सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं। वेजेस से रिलेटेड जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है या फिर बेनिफिट से रिलेटेड जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है या वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है उन सबको मीट कर रहे हैं या नहीं। आगे पढ़ते हैं। आगे है कि एचआर का रोल क्या होता है मर्जर और एक्विजिशन के टाइम पे। तो सबसे पहला आता है कि इसमें ड्यू डिलीजेंस किया जाता है और इंटीग्रेशन प्लानिंग की जाती है। तो एचआर जो होता है ये एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है ड्यू डिलीजेंस में, ताकि ह्यूमन कैपिटल को हम असेस कर सकें और रेस्पेक्ट कर सकें, ताकि जो हमारा कंपनी का टारगेट है वो हम पूरा कर सकें। इसमें इवेलुएट किए जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, एम्प्लॉय का डेमोग्राफिक्स क्या है कि कौन सा एम्प्लॉय इसमें जैसे नॉर्थ के एम्प्लॉय ज़्यादा हैं, नॉर्थ के एम्प्लॉय ज़्यादा हैं या साउथ के एम्प्लॉय ज़्यादा हैं। तो ये सब देखा जाता है और इसमें कंपनसेशन का स्ट्रक्चर्स भी देखा जाता है और बेनिफिट्स देखे जाते हैं। और इसमें जो पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं वो देखा जाता है जो कि वर्क प्लेस के अंदर होता है। इसमें सेकंड आता है कम्युनिकेशन एंड चेंज एनवायरनमेंट। तो एचआर की जो फैसिलिटीज़ होती हैं ये कम्युनिकेशन करवाती हैं मर्जर की जो एंटिटीज़ होती है उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाती हैं, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी जो है वो शो होती है मर्जर और एक्विजिशन के प्रोसेस के अंदर।
इसमें जो है डेवलप किए जाते हैं कि मैनेजमेंट में क्या चेंजेस आने चाहिए जिससे कि मिनिमाइज करी जा सके एम्प्लॉयज़ के अंदर अनसर्टेनिटी और रेसिस्टेंस को मिनिमाइज किया जा सके, जिससे कि इंश्योर किया जाता है कि स्मूथ इंटीग्रेशन हो दोनों कंपनियों का, दोनों कंपनियां जो है वो अच्छे से इंटीग्रेट हो सके एक में, और उनका अलाइनमेंट भी अच्छे से हो सके न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के दौरान। आगे पढ़। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टैलेंट असेसमेंट एंड रिटेंशन। तो इसमें एचआर जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि टैलेंट क्या है बोथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और असेस करते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो टैलेंट है वो फिट है या नहीं है पोस्ट मर्जर एंटिटी के लिए। नेक्स्ट आता है कि इसमें डेवलप करी जाती हैं रिटेंशन स्ट्रेटेजीज जो कि क्रिटिकल होती हैं एम्प्लॉयज़ के लिए रिटेन करने के लिए, जो कि क्रिटिकल होती हैं एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए, और ये ऑफर करती हैं इंसेंटिव्स को ताकि एम्प्लॉय जो है रिटेन रह सके। नेक्स्ट आता है इसमें करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देखी जाती हैं और इंश्योर किया जाता है कि स्मूथ ट्रांजिशन हो। अब इसमें नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पॉइंट लीगल एंड कंप्लायंस इशू। तो एचआर की जो स्ट्रेटेजीज होती हैं ये इंश्योर करती हैं कि जो भी लेबर लॉज हैं या फिर रेगुलेशन है जो कि मर्जर और एक्विजिशन के प्रोसेस के दौरान ज़रूरी होती है उन सबको पूरा किया गया है, और एड्रेस करती हैं ये इश्यूज़ को जो कि जैसे कि एम्प्लॉयज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बेनिफिट कंटिन्यूएशन हो गया, या फिर वर्कफोर्स रीस्ट्रक्चरिंग हो गया। ये जो होती हैं ये वर्क करती हैं बहुत ही क्लोजली लीगल टीम्स के साथ, जिसकी वजह से रिस्क को कम से कम किया जा सकता है जो कि एम्प्लॉयमेंट लाइबिलिटीज से रिलेटेड होता है, और इंश्योर करती हैं कि लीगल ऑब्लिगेशन सारी की सारी मेट हो रही हैं या फिर नहीं। लास्ट इसमें पॉइंट आता है कि लास्ट हमारा पॉइंट आता है कल्चरल इंटीग्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट। तो इसमें एचआर की जो फैसिलिटीज़ होती हैं ये देखती हैं कि कल्चरल इंटीग्रेशन हो रहा है हो रहा है कंपनीज के बीच में, और ये आइडेंटिफाई करते हैं कल्चरल डिफरेंसेस को जो कि मर्जर एंटिटीज के बिटवीन होती है, जिससे कि स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जाता है कल्चर को हार्मोनाइज करने के लिए। इसमें प्रमोट की जाती हैं यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशनल इसमें जो है प्रमोट किया जाता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो, यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो जो कि सपोर्ट करे नई कंपनी के मिशन को, वैल्यूज को, स्ट्रेटेजिक गोल्स को, और ये फॉस्टर करे कोलैबोरेशन को और सिनर्जी को एम्प्लॉयज़ के बीच में। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।